start this program. So welcome you all. आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी हमारे अनाराई भाई बहन बंधुओं का स्वागत है। और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि हमारे विशिष्ट अतिथि जी आ चुके हैं। हमारे राज्य के जितने भी को कन्वेयर हैं वो सभी लोग उपस्थित हैं। तो मैं बिना किसी देरी के प्रोग्राम स्टार्ट करने की शुरुआत करता हूँ। और हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं कौशल किशोर जी, उनके पास भी टीम पहुंच चुकी है, तो वो भी कुछ मिनटों में लाइव हो जाएंगे, ठीक है। और भाजपा के और सभी कार्यकर्ताओं एवं सदस्यगण एवं पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। और लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा और वहां से मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं। भारत के राष्ट्रीय चिंतन के मूल में वह सनातन आध्यात्मिक संस्कृति है जिसे दुनिया को न केवल सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव एवं विश्व बंधुता सिखाई है, अपितु विश्व कल्याण को अपना गरिमामय लक्ष्य भी बनाया है। राम, कृष्ण और शिव के इस कल्याणकारी संस्कृति के आराध्य होने से कहीं बढ़कर भारतीयों के रोम रोम में संचारित होती प्राणवायु है। सौभाग्य से संस्कृति के इन स्तंभों के केंद्र विधानसभा चुनावों के लिए तैयार उत्तर प्रदेश की अयोध्या, मथुरा एवं काशी की नगरियों में है। आज भी जन जन के शिवमय कल्याण होने का मंत्र श्री राम की करनी और श्री कृष्ण की कथनी के समाक्य में निहित है। स्वाभाविक रूप से 23 करोड़ प्रदेशवासियों को एक ऐसे शासन की आकांक्षा रखते हैं जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को केंद्र में रखकर आधुनिक, समृद्ध एवं सशक्त उत्तर प्रदेश निर्मित करने के लक्ष्य को समर्पित हो। यद्यपि हजारों लाखों वर्षों के इतिहास में अनेकों शासन व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, तथापि उनको कसौटी पर कसने का मानक आज भी राम राज्य ही है। अतः उत्तर प्रदेश एक ऐसे शासन की राह ताक रहा है जो आधुनिकता एवं व्यवहारिकता के साथ ही राम राज्य की निम्नलिखित वाक्यों को जीवंत कर दिखाने में सक्षम हो। मैं दोहा पढ़ रहा हूँ राम राज्य का। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्व धर्म निरुद्ध श्रुति नीति। अर्थात एक ऐसा शासन जो भारतीय सनातन मूल्यों एवं सांस्कृतिक आधारित ऐसा प्रदेश निर्मित करने के लिए संकल्पित हो जो भय, भूख, गरीबी, वर्ग विभेद एवं भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जनमानस की सुरक्षा, प्रतिष्ठा एवं चिकित्सा सुनिश्चित करे और प्रतिबद्ध प्राकृतिक एवं जन निर्मित आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, कोरोना जैसी महामारी, आतंकवाद एवं अलगाववाद से पार पाने में सक्षम हो। प्रदेशवासियों को व्यवहारिक एवं रोजगार परक कौशल यथा कला, शिल्प, वास्तु, व्यवसाय, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, चिकित्सा मतलब मेडिकल, विश्व स्तरीय तकनीक एवं प्रशिक्षण द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दूरदृष्टि से युक्त हो। शासन की बागडोर उन हाथों में हो जिनके चिंतन मनन के केंद्र में परिवार, रिश्तेदार अथवा स्वयं नहीं वरन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता हो, जिसके लिए शासन जन सेवा एवं जीवन मूल्य स्थापित करने का माध्यम हो, जिसमें राज्य एवं समाज से ही नहीं अपितु तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं की भावना हो। जो ट्रस्टीशिप के सामाजिक आर्थिक दर्शन जो भी हमारे पास है वह देश का है, समाज का है, उन्हीं की बेहतरी के लिए है और उन्हीं को लौटाने को है। का मनसा वाचा कर्मणा पालन करने वाले हों। आइए ऐसी सरकार चुने जो राम राज्य के अनुरूप शिक्षा, न्याय, दंड व्यवस्था स्थापित कर परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त एवं समृद्ध कर देश दुनिया को वही लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त कर और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि मंत्री श्री कौशल किशोर जी वह उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं और इनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं।
कौशल किशोर जी एक ऐसे भारतीय जी। नेता हैं जो वर्तमान में जुलाई 2021 से भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं और उस रूप में कार्यरत हैं। यह मोहनलालगंज के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो कि लखनऊ में आता है वहां के यह सांसद हैं और यह पाठक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह पार्टी के सामाजिक एवं न्याय के मुद्दों के लिए एक परस्पर रूपी कार्यकर्ता है। कौशल किशोर जी आपका बहुत बहुत आभारी हूं एवं धन्यवाद देता हूं कि आप धन्यवाद इस थैंक यू प्रोग्राम में उपस्थित हुए। और इसके बाद से मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से टेक ओवर करें और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे एनआरआई बंधुओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें एवं अपनी बात रखें। कौशल किशोर जी, ओवर टू यू। हमारे सभी एनआरआई के बंधुओं और पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और जो कार्यकर्तागण हैं, सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वर्चुअल मीटिंग में आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित। उत्तर प्रदेश जो है, बड़ा करना है तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो चुनाव की स्थिति है वो अलग तरीके की है। मना करूं, तेज ना बोलो। मेरा ये कहना है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही है, ये जन भावनाओं को, जन समस्याओं को ध्यान में रख करके ये सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ कोविड का जो समय आया वो बहुत ही खतरनाक समय था और आज भी है। आज तो उतना खतरनाक नहीं है। उस पीरियड में 8 करोड़ मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे उनको घरों तक पहुंचाना, उनके खाते में 1,000 रुपए डालना। कोरोना पीरियड में जो महिलाएं जनधन योजना के तहत खाता जिनका खुला था उनके खाते में 500 रुपए 3 बार डाला हमारी केंद्र सरकार ने। इस तरह हर तरीके से मदद किया और आज जो राशन है वो पूरे उसमें लोगों को मुफ्त मिल रहा है। 80% लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी तरीके से जो है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर गरीबों को 80% लोगों को मुफ्त में राशन, डबल राशन देने का काम कर रही है। 1 किलो तेल देती है, 1 किलो नमक भी देती है, 1 किलो चना या दाल भी देने का काम हमारी सरकार करती है। तो इस तरह जो है ये मदद हो रही है। और अभी विधवा विकलांग वृद्धाओं को जो पेंशन थी उसको 1,000 रुपए किया, लेकिन अभी जो नया घोषणा पत्र आया उसमें 1,500 रुपए करने का ऐलान किया कि अगर सरकार हमारी भी बनाएंगे तब। लड़कियों की शादी में हमारी सरकार 20,000 रुपए घर पे देती थी और सामूहिक शादी योजना में योगी जी की वैवाहिक योजना जो थी उसमें 51,000 रुपए खर्च करती थी, जिसमें 35,000 लड़की के खाते में, 10,000 का सामान और 6,000 रुपए उनके आयोजन में खर्च करती थी। इसी तरीके से मजदूरों की लड़कियों की शादी में 2 लड़कियों की शादी में 75,000 रुपए देती थी। अब हमारी सरकार ने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़कियों की शादी होगी उसमें 1 लाख रुपए हम गरीब लड़कियों की शादी में अनुदान देने का काम करेंगे, यानी कन्यादान करने का काम 1 लाख रुपए का करेंगे। विधवा विकलांग वृद्धाओं की पेंशन का 1,500 रुपए कर दिया। किसानों की जो घरेलू बिजली जो है उस पर घरेलू बिजली का जो बिल आया था उसको आधा कर दिया अभी तक के, और किसानों को मुफ्त में सिंचाई और किसानों के जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, नलकूप हैं, उनको बिजली फ्री कर देने का काम किया। तो ये घोषणा पत्र में इस तरह लागू किया। 6,000 रुपए साल में किसानों के सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिलता था 6,000 रुपए साल में। अभी 1 जनवरी को 2,000 रुपए की किस्त चली गई। अब हमारी सरकार आने पर किसानों को 12,000 रुपए साल देने का काम किया जाएगा।
मेधावी जो छात्राएं हैं उनको एक स्कूटी देने का काम किया जाएगा, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से लैपटॉप या उनको पाम टॉप दिया जाएगा, या इसके अलावा उनको टैबलेट देने का काम किया जाएगा, कंप्यूटर भी देने का काम किया जाएगा। इस तरह की योजनाएं, सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपए महिलाओं को, कन्याओं को मिलता था, उसकी राशि बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दी गई है। इस तरह तमाम वो योजनाएं, जिन लोगों के आवास नहीं है उनको आवास दे दिए जाएंगे सन 2022 तक। अभी लोगों को आखिरी तक कच्चे घर, पक्के घर हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो है लोगों को शौचालय, गैस सिलेंडर, चूल्हे, मुफ्त में इलाज, ये सारी चीजें मिल रही हैं। और अभी 2024 तक के पूरे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर प्रत्येक घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछा करके सोलर लाइट से चलने वाली ट्यूबवेल लगा करके उनको पीने का पानी, शुद्ध पानी उनके घरों तक के पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये सरकार की एक योजना है कि हमारे देश में कोई भी कच्चा घर ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सबको काम मिले, सारी सुविधाएं लोगों को मिले। इस तरह स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना को लागू किया, जिसमें स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट एक महिला को 2023 तक के कल कारखाने का मालिक बनाना और उसको लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देना। इस तरह अगर देखा जाए तो करीब 1,36,000 बैंक पूरे देश में है, तो करीब 2,72,000 लोगों को उद्यमी बनाने का योजना, जिसमें 10 लोगों को भी काम देंगे तो करीब 27 लाख लोगों को काम मिलेगा। इस तरह अभी हमारी सरकार 80 लाख लोगों को नए बजट में घर देगी और 60 लाख लोगों को नौकरी देने का प्राविधान रखा हमारी सरकार ने। तो ये काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हमारी सरकार जन जन तक पहुंच रही है, लोगों के घर घर तक के पहुंच रही है, और ये जनता की सरकार है। उन तमाम लोग, जो लोग अपने पीरियड में, इस पीरियड में जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मेहनत करने वाला नहीं था, यहाँ तक कि जो है लड़कियों की शादी के लिए प्रॉब्लम होती थी। एक तरीके से करीब 7,60,000 के आसपास लड़कियों की शादी हुई है। ऐसे में उन लड़कियों के लिए जिन लोगों के घर में कोई कमाने वाला नहीं, उनकी बच्चियों की शादी हो जाए और उनके लिए अनुदान मिले 1 लाख रुपए, मैं समझ रहा हूँ कमल के फूल पर बटन दबाना एक तरीके का सबाब का काम है। और एक तरीके का जो है सबाब के साथ साथ जो है ये काम जो है पुण्य का काम है, पूजा का काम है, इबादत का काम है। कमल पर बटन दबाना, गरीब लोगों का घर बन जाए, मुफ्त में लोगों का इलाज मिल जाए, लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, वो राशन इतना पा रहे हैं, खा भी रहे हैं और बेचने का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से गरीब लड़कियों की शादी के लिए, लोगों के आवास बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी तब जब बीजेपी की सरकार होगी। इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने का काम किया, लेकिन 18,000 आवास पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में दिए, जबकि योगी जी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम किया। तो कोई भी, किसी का भी घर कच्चा ना रहे, सारी सुविधाएं मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत की चीजें, लोगों को रोजगार, सब चीजें उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार पूरा ध्यान रख रही है और कर रही है। तो मैं समझ रहा हूँ आपके जितने भी एनआरआई हैं और जो लोग भी हमारे पार्टी के वर्कर्स जुड़े हुए हैं, आप अपने उत्तर देश के अंदर जो 5 और राज्य हैं, उन राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा है, आप अपने रिश्तेदार, दोस्तों को, मित्रों को खबर करिए, फोन से खबर करिए, बताइए कि कमल पर बटन दबाना, कमल पर वोट देना, भाजपा को वोट देना। मैं समझ रहा हूं कि नवरात्र का अगर व्रत रखते हैं तो नवरात्र का व्रत रखने के समान है, और अगर रोजा रखते हैं जो लोग मुस्लिम भाई, तो ये समझिए कि रोजा और नमाज पढ़ने के बराबर है। ये इबादत का काम है, ये पूजा का काम है, ये आरती उतारने का काम है कमल पर बटन दबाने से। इसलिए कि जो लोग भी आप एनआरआई हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं या पार्टी से जुड़े हैं, उनमें शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका घर कच्चा हो। पक्का घर होगा, उनको जरूरत नहीं है आवास की, जरूरत नहीं है शौचालय की, जरूरत नहीं है अपनी लड़की की शादी करने के लिए सरकार से अनुदान लेने के लिए, लेकिन उनको मिलने
गरीबों की लड़कियों की शादी हो जाए, गरीबों का परिवार चल जाए, इनके घर में कमाने वाला नहीं है, विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनका परिवार चल जाए, उनकी रोजी रोटी चले, उन लोगों के लिए खाने के लिए अनाज उपलब्ध हो, बीमार हैं तो उनको इलाज फ्री में मिले, ये उनके लिए हम ये सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए हमको वोट करना है बीजेपी को। अपने उनके लिए अगर हम ये वो काम करने का काम करेंगे तो निश्चित तरीके से अगर बीजेपी को वोट दिलाने का काम करेंगे, लोगों को, रिश्तेदार, दोस्तों को, मित्रों को खबर करके, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही सबाब का काम है, पुण्य का काम है, ईश्वर की आरती उतारने का बराबर का काम है ये। इसको जरूर करें, कह करके लोगों के अंदर खबर कराएं, और ये फोन आपके जाएंगे, मैसेज जाएंगे, इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गरीबों की लड़कियों की शादी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, मुफ्त में राशन मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। अभी किसानों के लिए हमारी सरकार ने हर खेत में पानी, हर पेड़ में पानी देने की योजना को लागू किया है। इसके अलावा जो है हमारी सरकार ने किसानों के लिए, जो गांव में लोग जो भी रहते हैं या शहर में रहते हैं, उनको साल में 2 बार गैस सिलेंडर उनका जो है मुफ्त में भरा जाएगा। होली और दीपावली पे 2 बार मुफ्त में भरा जाएगा। और डीएपी खाद पे 50% की छूट दी है, लेकिन अब किसानों को 2 बोरी डीएपी खाद मुफ्त में भी देने का ऐलान हमारी सरकार ने किया है। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के हित के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, उन गरीबों के लिए हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, जो मजबूरी में मजदूरी करते हैं, ऐसे सारे लोगों की रोजी रोटी चलाने का काम, लोगों के पेट में भोजन देने का काम, या गरीबों को, बेचारों के बच्चों के मुंह में निवाला देने का काम जो है ये बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए सब लोगों को लग करके, मिल करके, अपने साथी सलाही दोस्तों को, मित्रों को एक संदेश जाना चाहिए आपका, पूरे देश के लोगों, पूरे बाहर में जहाँ जहाँ कहीं भी एनआरआई हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग खबर करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप पे डालें, फेसबुक पे डालें, मैसेंजर पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, और सबको पूरी तरीके से बताएं भी, फोन करके भी बोलें कि बीजेपी को वोट करें, कमल के निशान पर बटन दबाएं, बीजेपी का करें। निश्चित तरीके से उन लोगों की हर संभव मदद करने का काम किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत इस देश को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत करना है, शैक्षिक रूप से मजबूत करना है, कृषि के क्षेत्र में मजबूत करना है, विज्ञान के क्षेत्र में मजबूत करना है। हर क्षेत्र में हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, राष्ट्र को पूरी तरीके से, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे देश में एक बड़ी योजना है कि किसी का घर कच्चा ना रहे, हर व्यक्ति के पास अपना निजी आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, यानी रोजगार हो, खाने के लिए घर में हो, उसमें बल्ब हो जो 24 घंटा जलता हो, सबको बिजली दे दी गई है, कनेक्शन दे दिए गए हैं, और उसमें नल हो जो पानी देता हो, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीजें जमीन स्तर पर करने का काम कर रही हमारी ये सरकार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के मिशन को पूरा करने का काम कर रही है, जो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान की बात है। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, जो शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना, उस मिशन को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है बीजेपी की। और इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, उस पर भी हमारी सरकार काम करने का काम कर रही है, और अंत्योदय को लागू करने का काम कर रही है। इसके अलावा संत गाडगे, संत महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और ज्योतिबा राय फुले और महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, सभी लोगों के मिशन को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए जो लोग भी मनीषी हैं, उन मनीषी हमारे जो रहे हैं, उन मनीषियों के मिशन को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में बीजेपी की सरकार में एक दंगे नहीं हुए, भाजपा की सरकार में सैकड़ों की संख्या में दंगे हुए, और लोग जो है सैकड़ों की संख्या में मारे गए। अमन, चैन और शांति पूरे उत्तर प्रदेश में है, गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। इसलिए सब लोगों से मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि आप लोग अपने सभी लोगों को जोड़कर, उनको बता करके, फोन करके, मैसेज करके, उनको आप कमल पर बटन दबाने का काम करें, बीजेपी पे कमल के निशान पर वोट दिलाने का काम करें। ये आपके लिए एक पूजा योग्य काम होगा, ये आपके लिए एक इबादत का काम होगा, क्योंकि आपके इस वोट से बीजेपी की सरकार बनेगी। जिनके घर में खाने के लिए नहीं है उनको राशन मिलेगा, जिनके लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी पैसे के अभाव में, कर्ज लेकर लेने पे, या भीख मांग करके, या लोगों के पीछे हाथ फैला करके, उनकी मुफ्त में शादी होगी, और 1 लाख रुपए उनको अनुदान भी मिलेगा। ये सारी जो सुविधाएं हैं ये
गरीबों की मदद के लिए आप लोग करें, यही। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे कानून व्यवस्था ठीक होने के कारण जब यहाँ पर गुंडागर्दी का राज पूरी तरीके से योगी जी की सरकार में खत्म हुआ, तो बाहर के तमाम निवेशकों ने यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश करने का काम किया है। तमाम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्य करके जो है प्रत्येक जनपद में कम से कम एक उत्पाद लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिलने का काम हो रहा है। तो मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप आज सब लोग जुड़े और ये वर्चुअल मीटिंग में आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आपका जो है इसके लिए धन्यवाद भी सब लोगों को देता हूं कि आप लोग मिल करके एक मुहिम चलाने का काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वरुण मालिक जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी जुड़े हुए हैं, जो होस्ट हैं वो, और इसमें जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण और हमारे NRI, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं और अपने देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से सभी को सैल्यूट करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और सभी को जो है नमन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें और बताना चाहूंगा प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी ने ज्वाइन किया था, लेकिन अभी वो प्रवास पे हैं, तो बैड नेटवर्क की वजह से ही इज आउट ऑफ रीच राइट नाउ। अभी मेरी बात हुई है तो पता लगा कि अभी प्रवास पे हैं, रास्ते में है, तो बात नहीं हो पा रही है। तो मैं उनके बारे में कुछ चीजें बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी हमारे अभिभावक हैं, विदेश विभाग बीजेपी के इंचार्ज हैं वो, और उन्होंने 2014 से भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग के प्रभारी हैं, और वह इस भूमिका में बीजेपी को वैश्विक आउटरीच प्लेटफॉर्म और OF बीजेपी, जो कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, इसको दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा के साथ समन्वय करते हैं। OF बीजेपी में आज के तारीख में 40 से अधिक देशों में इनके चैप्टर हैं, अध्याय हैं, और इसमें भाजपा के सारे सभी शुभचिंतक लोग शामिल हैं। भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्राओं का यह एक अनिवार्य घटक रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मलेशिया में भी मोदी जी आए थे तो यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, और इसके बारे में प्रदीप बत्ता जी बताएंगे अभी कुछ समय बाद। तो ये विदेश विभाग जो है ये इंडियन डायस्पोरा का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और मोदी जी जहां भी जाते हैं उसमें विजय चौथाई वाले जी का बहुत बड़ा योगदान होता है उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। और दुनिया भर में सारे रैलियों को सामुदायिक स्वागत एवं समन्वय में सक्रिय रूप से OF बीजेपी शामिल होती है। इसके अलावा सारे विदेशी दूतावासों में जो कि एम्बेसीज हैं, उनके डिप्लोमेट्स, उनके राजनीतिक सभी विभिन्न देशों में प्रतिनिधियों के साथ परस्पर भारत के हितों एवं पार्टी के मुद्दों के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर विजय चौथाई वाला जी करते हैं। और वो ज्वाइन किए थे, बट ड्यू टू सम अदर इश्यूज ही इज नॉट एबल टू विद अस। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं राजेश्वर जी का, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के कन्वेयर हैं, उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं। मैं राजेश्वर जी से चाहता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ समय के लिए अपनी बात को प्रस्तुत करें। राजेश्वर जी। धन्यवाद वरुण जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंत्री जी ने जो विषय हम लोग के सामने रखा, विशेषकर जो अभी बजट को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार जिस जो अभी जो योजनाओं को लेकर के जो चुनाव मैदान में उतरी है, उसके बारे में मंत्री ने बताया कि आगे की अपनी जो सरकार की रणनीति है वो क्या रहने वाली है और किन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी। मैं इस कार्यक्रम को में जुड़ने वाले उन सभी NRIs का और उन सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं अपनी क्षेत्रीय टीम को अभिवादन करते हुए और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारी जो टीम है ये मिल करके और अपने जो हमारे प्रवासी जो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे प्रवासी भारतीय जो बाहर हैं इस समय,
ये सब मिल करके उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार को लाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। सादर धन्यवाद प्रदेश संयोजक जी। आप हमारे प्रदेश में विदेश विभाग के अभिभावक हैं और आपने अपना समय इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए दिया, आपका सादर धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के श्रृंखला में मैं यहाँ पे कुछ और परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप बत्ता जी, जो कि ओवरसीज बीजेपी मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं, और दातो रमेश कोडेमल जी, जो एशियान इंडियन बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं मलेशिया में। दातो नाबेश खन्ना जी, जो कि ओएफ बीजेपी मलेशिया में जनरल सेक्रेटरी हैं, और प्रभात गुप्ता जी, जो कि ओएफ बीजेपी मलेशिया में को कन्वेयर का काम करते हैं। तो ये लोग हैं, और इसके साथ ही मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ओएफ बीजेपी मलेशिया के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इसमें ज्वाइन किए हुए हैं। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में मैं अपने क्षेत्रीय संयोजक रविकांत तिवारी जी से चाहता हूं कि वो 2 शब्द बोले। रविकांत तिवारी जी, ओवर टू यू। थैंक यू वरुण जी। नमस्कार एवरीवन। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चुनाव के इस व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, और साथ ही एनआरआई फ्रेंड जो मलेशिया से ज्वाइन किए हैं, यूएस से ज्वाइन किए हैं, यूके से ज्वाइन किए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से आज समय निकाला। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रदेश संयोजक जी को, राजराजेश्वर जी को, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम में अपना समय निकाला। साथ ही वरुण जी, वहां से आपने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और ओएफ बीजेपी का काम जो है यूएस यूके हर जगह बहुत अच्छा है, तो आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, और हम लोग मिलजुल कर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार बनाएंगे, और जितना संभव मदद हो सके आप लोग वहां से करिए, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। धन्यवाद सबको, सादर प्रणाम। धन्यवाद रवि जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मोमेंट। मैं इसमें मंत्री जी को नहीं अभी देख पा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट लगता है। मैं वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं से एक बार पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री जी अभी भी उपलब्ध है, तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करूं? ये अवेलेबल है, दिख रहे हैं जी। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि प्रभात गुप्ता जी आप स्टार्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारे माननीय मंत्री जी अभी टेलीफोन पर है, दूरभाष पर है। बताएं। माननीय मंत्री कौशल जी, मैं आपका हाँ, धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय को भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद के लिए निकाला। मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है जो हमेशा एनआरआई के पास आता है, ये है कि बहुत ही आम जानकारी का सवाल है। वो ये है कि भारत के तमाम महानगरों में जो बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में जुड़े हैं जो कंपनियां, जो कॉन्ट्रैक्टर, उनकी श्रेणी की व्यवस्था हमारे यहाँ है या नहीं? मतलब वो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, और अगर ऐसा है तो हमें कहाँ से इस बात की सूचना मिलेगी कि अमुक शहर में जो बिल्डिंग बेच रहे हैं हम लोगों को आकर के, वो किस श्रेणी के हैं, क्लास 1 के हैं, क्लास 2 के हैं, क्लास 3 के हैं, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से लगा सकें, और कहीं किसी प्रकार के धोखे की कोई गुंजाइश न रहे या किसी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने की बात न रहे।
तो ये जानकारी बहुत से भारतीय मूल के जो प्रवासी हैं या भारतीय प्रवासी जो हैं वो जरूर चाहते हैं, और हम लोग चूंकि बाहर हैं तो हमें उतनी शायद जानकारी नहीं मिल पाती है। इस संबंध में आपकी क्या? ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हाँ, मैं आवाज आ रही मेरी? जी जी मंत्री जी, आपकी आवाज आ रही है। ये चूंकि मैं खुद जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का स्टेट मिनिस्टर हूँ, तो ये मैं अपने डिपार्टमेंट से ही पूरे देश की अलग अलग स्टेट की और अलग अलग जो महानगर हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं या जो नगर निगम है, वहाँ पे जो इस तरह की बिल्डर है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, 4 के जो भी, और उनकी जो किस तरह की इमारतें हैं, क्या बनाया उन्होंने, तो पूरा डिटेल जो है मैं कलेक्ट करा करके जल्दी ही, अभी तो मैं चुनाव में लगा हूँ, के बाद मैं उपलब्ध करा देने का काम करूंगा और आपके साथ फिर से एक वर्चुअल कर लूंगा और एक डिटेल मिल जाएगा। मैं डिटेल आपके पास भेजने का काम करूंगा पूरी तरीके से, तो उसमें आप जो चीज चाहेंगे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका मतलब अभी कोई वेबसाइट नहीं है जहां पर हम लोग जा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल? वेबसाइट है, वेबसाइट भी है इसकी, और वेबसाइट में बता दूंगा, अभी मुझे वेबसाइट याद नहीं है क्या है, मैं अपने डिपार्टमेंट से मालूम करके आपको बता दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी आपके क्वेश्चन के लिए। और आपको जो जानकारी रहेगी वो मैं अपने जीमेल पे मंगा के आपको भी मेल प्रेषित कर दूंगा, मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। कनाडा से हमारी एक बहन जुड़ी हैं, गरिमा जी। सो गरिमा जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? Can you hear me? Yes, yes, you are audible. Yeah. तो फोन और दवाई प्रश्न पूछे कनाडा से, उनको अनम्यूट करें, प्रश्न पूछे। बोलिए। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? मेरे ख्याल से वो अभी नेटवर्क में नहीं है। यहाँ से मैं एक हैंड रेज देख सकता हूँ जन्मेजय सिंह जी का। जन्मेजय सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जन्मेजय सिंह है, मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ। मैं पिछले 5 साल से ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ और हमारे साथ सचिंदर नाथ जी भी जुड़े हुए हैं। पिछले ही हफ्ते हमने मिलके एक बड़ी कार्यालय का ऑर्गेनाइज किया था। मेरा सवाल ये है कि हम लोग अपने मित्र को परिवार में बात कर चुके हैं और वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप हमें लोकल कंस्टिट्यूएंसी, जैसे मैं अयोध्या से हूँ, तो अगर मुझे लोकल अयोध्या के कंस्टिट्यूएंसी का मुझे कांटेक्ट नंबर मिल जाए लोगों का, तो हम सारे फ्रेंड्स मिलके उनको कॉल करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। तो ऐसे ही जो यहाँ पे एनआरआई हैं और उनके कंस्टिट्यूएंसी से अगर हमें लोगों का नंबर मिल जाए तो हम यहाँ से एक मूवमेंट चला सकते हैं। और ये हमने अयोध्या की प्रभारी ज्योति सोनी जी हमारे साथ बैठी है और मैं उनसे उनका नंबर आपको दिलाता हूँ। हाँ जी, तो उनसे आपको वहाँ के सभी कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे ज्यादातर और आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं रवि तिवारी जी के संपर्क में हूँ। जी, बहुत बढ़िया। जन्मेजय सिंह जी है ना? हाँ, रवि तिवारी जी के पास संयोजक हैं हमारे और ज्योति सोनी जी अयोध्या की प्रभारी हैं। तो सबसे सर्वप्रथम तो मैं ज्योति सोनी जी का भी इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आपको अभी मैंने चैट पे अपना एक ईमेल एड्रेस दिया है, उस ईमेल एड्रेस पे यू कैन सेंड योर क्वेश्चन एंड योर डिटेल्स। तो मैं इसको आगे तक बात करके और फिर आपको सही और उचित जानकारी दे दूंगा, जिससे कि आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव के स्तर पे जो भी अपना कैंपेन चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। मैं अब अमृता जी को बोलना चाहूंगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछें। अमृता जी, अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो जी, कैन यू हियर मी? नमस्कार सर।
सर मेरा नाम अमृता गुप्ता है और मैं मलेशिया में इस समय कार्यरत हूँ। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और तो लखनऊ में कहाँ से? सर अमीनाबाद से। अमीनाबाद से, ठीक है। जी, जी। सर मेरा सवाल स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर है। मैं ये जानना चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं? स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो है जो 10 शहर यूपी में चुने गए हैं, 100 शहर पूरे देश में और 10 शहर यूपी में उत्तर प्रदेश में चुने गए। इसमें लखनऊ भी आपका है और अमीनाबाद का कैसरबाग का जो इलाका है वो प्रथम चरण में लिया गया था। दरअसल में जिस समय स्मार्ट सिटी का चयन होना था उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने एक पार्ट लिया, केवल पूरा शहर नहीं लिया। तो इस पे मैंने अभी बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके अधिकारियों को मैंने इसके लिए वो किया, निर्देश दिए थे कि भाई लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी एक पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी नहीं बनना है। तो उसको मैंने फिर से उसको शुरू कराया है और इस स्मार्ट सिटी के तहत जो है एक बनाने के लिए उसमें कई योजनाएं, अमृत 2.0 योजना लागू की गई है और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना भी लागू की गई है। ये छोटे छोटे शहरों को भी बढ़िया स्मार्ट बनाने के लिए लागू की गई है। तो इसके लिए सीवर बनाना, पानी की निकासी करना, शहर को पूरी तरीके से स्वच्छ रखना और कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री शहर बनाना और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जिसकी वजह से पानी भी शुद्ध हो करके जाए। तो इस तरीके का योजना पूरी बनाई गई है और उसी के तहत काम किया जा रहा है जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी चुने गए हैं और उनका समय अभी बढ़ा करके 2023 तक कर दिया गया है। यानी 2 साल शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है, क्योंकि 100 शहर पूरे देश में चयनित करने के लिए पूरे 3 साल लग गए। चयन नहीं हो पा रहे थे सही तरीके से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे जिस तरह थे उनको चयनित करने में बड़ा समय लगा। और उसके लिए चूंकि स्मार्ट सिटी में वहाँ की जो नगर निगम है उन्हीं को, जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है उन्हीं को उसका वर्किंग टीम बना दी गई है। तो उस तरीके से काम शुरू किए हैं और इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद अमृता जी आपके क्वेश्चन के लिए। एमएलसी जी, आप में से कोई और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। सचिंद्र नाथ जी, हाँ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्कार कौशल जी, नमस्कार राज जी और मैं सचिंद्र नाथ, मैं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हूँ और आई एम द वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स फॉर यूपी इलेक्शन कैंपेन फ्रॉम द यूएस। सो हम लोग काफी ऐसे, जैसे जन्मजय सिंह जी ने बताया, तो यूएस के अंदर काफी एक्टिविटी चल रही है यूएस इलेक्शंस की। कॉलिंग तो कभी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी फिनिश 1500 कॉलिंग फ्रॉम हियर। तो हमने 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी ली हुई है। सैसवान लिया हुआ था, किराना लिया हुआ था, एक बुलंदशहर लिया हुआ था। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ली हुई हैं, जिसमें पहले फेज में हो चुके 2 इलेक्शन और एक सेकंड फेज में होने वाला है सैसवान के अंदर। तो इस क्रम के अंदर हमने एक कार रैली भी आयोजित करी थी, जैसे जन्मजय सिंह ने बताया। 200 कार उसमें पार्टिसिपेट करी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के अंदर और इट्स वेरी वेरी वाइडली वेल रिजर्व। यूएस के, इंडिया के अंदर भी मीडिया में काफी उसका कवरेज आया है। सो मेरा एक कौशल जी एक क्वेश्चन है कि जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उसके बाद जो आपने अपने शुरू में संबोधन में सारी एक्टिव बताया ना, अचीवमेंट ऑफ द यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार के और भारत सरकार के, ये हम सबको कंटस्ट हैं, सबको वो बहुत पता है। लेकिन अब नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड फेज। सो व्हाट वर द चैलेंज इन द फर्स्ट फेज एंड हाउ कैन वी पोजीशन अवरसेल्फ इनटू द सेकंड फेज? वो कैसे करेंगे? देखिए, सेकंड फेज में भी हम लोगों को ये बात बतानी ही है। पिछले सरकार की पिछली जो हमारी सरकार थी, उनकी अखिलेश जी की सरकार या उसके पहले मायावती जी की सरकार, उसकी तुलना में हमने इस पीरियड में क्या किया है और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, ये आपने जैसा बताया कि आपको ये कंटेस्ट है, तो इसकी तुलना हमको लोगों को बताना होगा, कंपेयर करना होगा। ये चीजें हम लोगों के बीच में रखेंगे
तो ज्यादा बेहतर होगा कि जैसे पिछली सरकार में 8 घंटे गांव में बिजली मिलती थी, अब 24 घंटे लोगों को बिजली मिलने लगी है। लोगों को बिजली कनेक्शन भी बगैर पैसे का नहीं मिलता था, मुफ्त में कनेक्शन लोगों को मिल रहे हैं और सौभाग्य योजना के तहत दिए भी जा रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से, किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी तरीके से बिल वापस कर लेने का हमारी सरकार ने काम किया, ये भी बात पूरी उन लोगों को दिमाग में बैठानी होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश है, एक देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 पार्लियामेंट की सीटें यहाँ से, और यहाँ की वजह से देश का, क्योंकि हमें हमारी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम करके अपने देश की एक क्रेडिबिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मोदी जी को फिर से लोगों को अपने बीच में बोलना होगा आपको कि मोदी जी से को फिर से देश में लाने के लिए, इसलिए कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक अच्छे देश के रूप में स्थापित हो, आत्मनिर्भर भारत बने, मेक इन इंडिया के तहत अपने देश को खड़ा करना है। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश में हमको बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है, और बीजेपी की सरकार इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि केंद्र में जो सरकार रहेगी वहां की योजनाएं स्टेट की गवर्नमेंट लागू करती है। तो जिसलिए इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी 2014 में केंद्र में सरकार बन गई और आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण योजना लागू की गई, उसमें केवल 18,000 ही आवास बनाए उन्होंने। कब्रिस्तान की वो बाउंड्री जरूर कराते रहे। अब प्रदेश में भी जब हमारी सरकार आई बीजेपी की, तो यूं योजनाओं को लागू करके 45 लाख आवास उन्होंने 5 साल में बना दिए। ये कंपेयर लोगों के बीच में करना होगा। तो इस तरह के जो कंपेरिजन है वो अगर लोगों के बीच में रखेंगे और क्यों वोट देना जरूरी है, ये चीजें लोगों को बताने का काम करेंगे, तो निश्चित तरीके से हम सेकेंड फेज में और ज्यादा वोट लोगों को पोल करा पाएंगे और लोगों का ध्यान बीजेपी की तरफ आकर्षित करा पाएंगे, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश का जो जुड़ाव है केंद्र की सरकार से भी जुड़ा रहेगा। और केंद्र सरकार में मोदी जी के आने से जो पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान का डंका बजा है, वो डंका बजता रहे, ये भी सुरक्षित बहुत अच्छी बात है। और सभी सुरक्षित और सम्मानित रहेंगे। और मोदी जी रहेंगे तो मोदी जी की लहर जो है पूरी दुनिया में एक जो यूनिवर्सल लीडर के रूप में निकल करके आई है, उससे हमारे एनआरआई भी सुरक्षित रहेंगे और उनका भी आत्मबल बढ़ेगा, और दूसरे देशों में जो हमारे देश के एनआरआई हैं उनका भी मान सम्मान बढ़ता रहेगा उनकी ताकत के आधार पर, क्योंकि हम एक मजबूत राष्ट्र बनेंगे और मजबूत देश बनेंगे। इसलिए जो है हमको यूपी में लोगों को जागृत करना है कि बीजेपी को ही वोट देना जरूरी क्यों है। या कौशल जी, एक और चीज इसी क्रम के अंदर है, यहाँ से हम यूएस से ना जितने भी हमारे अचीवमेंट है मोदी जी की गवर्नमेंट के, योगी जी की गवर्नमेंट के, तो हमने ना 1-2 मिनट के कुछ वीडियोस तैयार किए हुए हैं। इज ऑलरेडी पब्लिसाइज इन द मीडिया। कोई 70-75 अभी तक हमने वीडियो पब्लिसाइज कर दिए हैं, और वी हैव अ टारगेट फॉर अराउंड 300 वीडियोस ये पूरे एक इलेक्शन के उसमें, तो उस पर काम चल रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। या तो वो ही एक थोड़ा सा ना, तो मेरी हमारी जो ओवरसीज बीजेपी की टीम है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे गुजारिश है कि जो है ना, उनसे निवेदन है कि वो उसको थोड़ा पब्लिसाइज करें। ये अपने राज जी यहाँ पर है, इन सबसे मैं कांटेक्ट में हूँ, रवि प्रकाश जी, राज जी, सोनी जी से तो नहीं हूँ, लेकिन रवि तिवारी जी, अपने सभी लोगों से। तो ये है कि उन्हें थोड़ा पब्लिसाइज किया, थोड़ा मीडिया। बिल्कुल सजदानंद जी, आपका मैं इस संबंध में अनुराग ठाकुर जी जो है जी हमारा वो देखते हैं आईटी का, तो मैं उनसे बात करके ये जो आपके वीडियो है उनको प्रसारित करवाने का काम करूँ। बहुत बढ़िया। मैं आप कहीं हो तो, क्योंकि हमारे पास एक हमारा पेज है जहाँ पे हमने सारे डाउनलोड, एक रिपोजिटरी है जहाँ पे सारे वीडियोस हैं, और हम बहुत काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ के अंदर वी आर वेरी डिलाइटेड दैट आप यहाँ पर आए, और हम सब बहुत ही वी रियली वांटेड योगी जी कम टू द पावर दिस टाइम अगेन। सो एक चीज और, मेरे यहाँ पे मलेशिया के बहुत साथी लोग, तो वो भी आर दे डूइंग समथिंग डिफरेंट in terms of the campaigning? अगर उनके पास कोई आइडिया हो तो वो भी शेयर करें प्लीज। डेफिनेटली सत्यनारायण जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आपके इस चीजों को मैं लेता हूं अपने संज्ञान में, और मलेशिया टीम के अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी अभी यहाँ पे बोलेंगे। लेकिन यहाँ मैं अभी 2 क्वेश्चन और लूंगा, मंत्री जी का ज्यादा समय न लेते हुए, सिर्फ 2 क्वेश्चन। आई कैन सी द हैंड रेस ऑफ शिव शंकर दुबे जी। शिव शंकर दुबे जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।
जी सर, सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। जी, अभिवादन। गुड मॉर्निंग सर, शिव शंकर जी, कम टू योर क्वेश्चन प्लीज। या हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि अब हम स्मार्ट सिटी को बनाने पे जोर तो दे रहे हैं, लेकिन अब हमारी जरूरतें यही हैं कि गांव को कैसे स्मार्ट बनाएं। तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि गांव को स्मार्ट बनाने के लिए उनका क्या कार्यक्रम है। देखिए, हमारे गांव में जाने के रास्ते नहीं थे। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया है और करीब करीब कुछ ही गांव बचे होंगे, नहीं तो जो है हमारे सभी गांव और गांव के मजरे सड़क से जुड़ गए हैं। गांव में लोगों को वाईफाई भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में जो कच्चे आवास से उनको पक्के आवास दिए जा रहे हैं, उनको गैस सिलेंडर चूल्हे दिए जा रहे हैं ताकि वहां से प्रदूषण भी खत्म हो और लोग बीमार भी ना रहे। मुफ्त में इलाज देने का काम किया जा रहा है। गांव के अंदर अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है और कायाकल्प योजना भी शुरू की गई है स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए। तो इस तरीके से गांव को भी हम पूरी तरीके से एक स्मार्ट गांव बनाने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक सांसद को 5 साल में 3 गांव आदर्श गांव चयनित करने होते हैं, जिसमें उसमें पूरी तरीके से जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से वहां पर परिलक्षित करके लागू करने का काम किया जाता है। तो उसके तहत उन गाँवों को भी बेहतर बनाना, स्मार्ट बनाना, इसके लिए हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। और अब गांव के अंदर भी कूड़ा करकट का जो है उसको जो है निस्तारण करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं और उसको एक अच्छा, हर गांव एक अच्छा गांव हो, स्मार्ट गांव हो, आदर्श गांव हो, इस तरीके का योजना बना करके काम करने का काम किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। Thank you for your question, Shiv Shankar ji. Anybody else who want to ask a question? प्रदीप बत्रा जी, आप इस मीटिंग में हैं? OF BJP मलेशिया प्रेसिडेंट, I can't see you, sir. हेलो प्रदीप बत्रा जी। प्रदीप बत्रा जी मेरे ख्याल से ड्यू टू सम नेटवर्क इशू ही इज नॉट हियर। बाकी मैं प्रोग्राम को अब समाप्ति की ओर ले जाते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर रमेश कोडेमल जी का। रमेश कोडेमल जी, आप इस मीटिंग में हैं? हाँ जी, मैं हूँ इधर। जी जी, आपका धन्यवाद और आप कुछ 2 शब्द रखें और फिर प्रोग्राम को हम लोग समाप्ति की ओर लेके चले, कम से कम शब्दों में। जी थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिनिस्टर साहब। मैं NRI हूँ, मलेशियन सिटीजन हूँ, बट बीजेपी का बहुत फॉलो करता हूँ। आसियान इंडिया का शेयर हूँ इधर से। सो आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू डोंट माइंड। Basically speaking, ASEAN India is actually working very closely with India, and we want to see how we can develop further relationship with India. We think that from Modi ji's time, from 2014 to now, we have been progressing our relationship, and there has been better trade between India and ASEAN. And we hope that this, and we wish that BJP a platform and we can work together. Trade is a very important aspect for India, and I'm very sure that trade with UP and other states in India where BJP states are, we will be able to work very closely with all the ASEAN countries from Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, Philippines. So we are looking at something which we hope that we can enhance our relationship during post-pandemic. And I'm very sure latest budget by Nirmala Sitharaman ji was in fact a great budget for all of us, and we feel that it gives us a lot of opportunity to work together with India, to trade with India, and I'm very sure that we will move on further with BJP's support
from all angles where trade is concerned. Thank you very much. I'm sorry, हमको पूरी हिंदी आती नहीं है, मैं मलेशियन हूँ, थोड़ी हिंदी में बात कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ बातों में उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच रमेश जी। हाँ बताएं। तो वरुण जी, जो हमने प्रश्न पूछे थे मंत्री जी से कि अनुराग ठाकुर जी से, वो तो आर यू गोइंग टू फॉलो अप और I already sent my email in the chat. You can just take down that email and send all the details over there, and I can forward. कौशल जी, ये उनसे डिटेल लेने, आप उन्हें शेयर कर देंगे डिटेल? बिल्कुल, मैं कौशल जी के टच में हूँ, वहां से मैं कर दूंगा। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दत्तो नमेश खन्ना जी से, नमेश खन्ना जी आप हैं? I think he is not here. So यहाँ से अब मैं एक बार फिर अपने संयोजक रविकांत तिवारी जी को यहाँ पे आग्रह करूंगा कि वो क्लोजिंग स्पीच दें और प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाए। और उसके पहले आप सभी लोगों का, इंक्लूडिंग बीजेपी के उत्तर प्रदेश से सभी कार्यकर्ता जो वहाँ पे और पदाधिकारी ज्वाइन किए हैं, मंत्री कौशल किशोर जी का, डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी का, आप सभी एनआरआईज और स्पेशली ओएफ बीजेपी मलेशिया के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका, और सभी एनआरआईज बंधुओं का जो कि विश्व के हर जगह से इस मीटिंग को वर्चुअली ज्वाइन किए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। और इसके साथ में प्रोग्राम की समापन के लिए रविकांत तिवारी जी के पास चलता हूं और क्लोजिंग स्पीच के लिए रविकांत तिवारी जी, ओवर टू यू। और इसके बाद से हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों से क्षमा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को मुझे मेल कर दें और मैं मंत्री जी को तक वो बात पहुंचा दूंगा और आंसर भी आप तक लेकर आऊंगा। ये दिस इज माय प्रॉमिस। बट अभी समय की उपलब्धता थोड़ी सी कम है, तो अब मैं प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाते हुए रविकांत तिवारी जी को आवाहित करता हूं कि वो क्लोजिंग स्पीच करें और प्रोग्राम का समापन करें। रविकांत जी, ओवर टू यू। थैंक यू वरुण जी। सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, चुनाव के व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला, धन्यवाद मंत्री जी। और बीजेपी आज जो है सचिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे ही हमारी बात हुई थी फोन पे, रवि तिवारी मैं ही हूँ। हाँ जी, से फोन पे बात हुई थी जी। जन्मेजय जी, और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम टच में रहेंगे। हमारे प्रदेश संयोजक राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मनोज जी भी ज्वाइन किए हैं, मैंने देखा, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। ऋषि जी भी ज्वाइन किए थे, हमारे स्टेट के को कन्वीनर, आपका भी धन्यवाद ऋषि जी। ओएफ बीजेपी के जितने भी फ्रेंड्स हमारे ज्वाइन किए हैं, सभी का धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। कनाडा, यूएस और मलेशिया से जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे चुनाव के बाद, ऐसी उम्मीद करते हैं। सबको धन्यवाद। जय श्री राम। Thank you everyone. So right now we are gonna close this program. Thank you everyone. Thank you. जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।